रसोई के नीचे 1 साल का राशन। माँ जी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आपकी बहू हूँ, बाहर से आई हुई कोई चोर उचक्की थोड़ी हूँ जो आपने ऐसा किया। रूही बहुत गुस्से में है। वो अपनी सास लता पर चिल्ला रही है। उसके आसपास साल भर के राशन का ढेर लगा हुआ है। तू चिल्ला क्यों रही है और ये गुस्सा किससे दिखा रही है तू? जो भी मैंने किया है वो सब तेरी ही वजह से किया है। मेरी वजह से? ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो आपको ये सब करना पड़ गया? रूही गुस्से में लता से झगड़ रही थी। तभी सीढ़ियों से रूही की नंद तारा आती है। तारा अपनी माँ और भाभी को लड़ते हुए देखकर चौंक जाती है। माँ, क्या भाभी को हमारा सीक्रेट पता चल गया? मुझे सब पता चल गया है तारा। अच्छा, मतलब ये बात आप दोनों को पता थी और आप लोगों ने मिलकर मुझसे ये बात छिपाई। मेरे पीठ पीछे इस घर में मेरे खिलाफ ये साजिश रची जा रही थी। मैं सब समझ गई हूँ। आखिर रूही किस साजिश की बात कर रही थी? वो इतने गुस्से में क्यों थी? और इन लोगों के पास साल भर का सारा राशन क्या कर रहा था? वो राशन कहाँ से आया? ये जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। अरे क्या हुआ जानकी, तू ऐसे क्यों रो रही है? बहू तेरी सेवा कर रही है ना? लता और तारा, लता देवरानी जानकी के घर उनसे मिलने गई हुई थी। लता और जानकी घर के आंगन में चारपाई पर बैठकर बातें कर रही थी। तभी अचानक जानकी रोने लगती है। क्या बताऊं दीदी, कैसी सेवा कर रही है वो मेरी। अभी 2 महीने ही हुए हैं ना तेरी बहू को हनीमून से लौटे हुए। वो तो तुझे अच्छा अच्छा बनाकर खिला रही होगी। हाँ दीदी, बहू बना बना कर तो खिला रही है। हाँ तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मत पूछो दीदी, ये राशन तो ऐसे बर्बाद करती जैसे इसके बाप ने इसे दहेज में राशन की दुकान ही दे दी हो। आपको पता है दीदी, 1 महीने का राशन हम लोग 4 लोग मिलकर 2 महीने तक चलाते थे। लेकिन जब से बहू ने रसोई संभालना शुरू किया, महीने भर का राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता है। क्या कह रही है तू? 15 दिन में? हाँ दीदी, सब्जी में तो जैसे तेल की नदियाँ बहा देती है और आटे का क्या बताओ, कुटा हुआ आटा बेकार में बर्बाद करके फेंक देती है। तो तूने उसे कुछ बोला नहीं? उसे टोकना चाहिए था ना। अरे मैंने कल ही उसे टोका था, लेकिन जैसे ही मैंने मैडम जी को टोका, वो तो तुरंत अपना बैग पैक करके अपने मायके जाने को तैयार हो गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तारा जो पास ही खड़ी ये सब सुन रही थी, वो चारपाई पर बैठती है। उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव आ जाते हैं। लता भी सोच में पड़ जाती है। चाची जी, क्या सच में भाभी ऐसी हैं? और माँ, अगले महीने तो भैया की भी शादी होने वाली है। कहीं हमारी भाभी भी ऐसी ही निकल गई तो हम क्या करेंगे? लता तारा की बातों का कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर जानकी से बात करने के बाद लता और तारा अपने घर आ जाती है। लेकिन लता के दिमाग में अभी भी जानकी की बहू की हरकतें ही चल रही थी। रात में जब लता सोने के लिए जाती है तब उसे नींद नहीं आती। वो बार बार करवट बदलती है और सोचती है, मैं एक एक राशन को हिसाब से चलाती हूँ, लेकिन अगर मेरी बहू भी जानकी की बहू की तरह राशन बर्बाद करने वाली आ गई तो मेरा क्या होगा? मेरे अर्जुन की सारी कमाई तो ऐसे ही लुट जाएगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। शादी से पहले ही कोई पुख्ता इंतजाम करना होगा। लता ये सोच रही थी कि तभी अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर एक कुटिल और विजयी मुस्कान आ जाती है। हाँ, ये आइडिया एकदम सही है। मैं तो अब ऐसा ही करूंगी। आइडिया आने के बाद लता सो जाती है। अगली सुबह लता ने एक मिस्त्री को फोन करके घर बुलाया था। अर्जुन और रघुनाथ ऑफिस जा चुके हैं। तारा कॉलेज गई थी। घर में सिर्फ लता थी। मिस्त्री अपने औजारों के साथ लता के घर आता है। हाँ जी, बताइए क्या काम है? इधर आओ मेरे साथ। लता मिस्त्री को रसोई में ले जाती है। लता की रसोई काफी बड़ी और साफ सुथरी थी। लता फर्श की तरफ इशारा करती है। ये देख, इस रसोई के नीचे तुझे एक बड़ा सा तहखाना बनाना है और तहखाने का दरवाजा ऐसा बनाना कि जब मैं कोई एक खास टाइल दबाऊं तभी वो दरवाजा खुले, वरना ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल एक आम रसोई लगनी चाहिए। किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए कि इसके नीचे कुछ है। अरे मालकिन, कहीं किसी को मारकर तहखाने में गाड़ने का इरादा तो नहीं है ना? मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, मैं किसी मर्डर के चक्कर में शामिल नहीं होने वाला। लता गुस्से में मिस्त्री को घूरते हुए उसे डांटती है। चुप कर पागल, तू बहुत फिल्में देखता है क्या? तुझे क्या मैं कोई मर्डर करने वाली कातिल लगती हूँ? जितना काम बोला है उतना कर और पैसे पकड़। ज्यादा जासूस बनने की जरूरत नहीं है। जी मालकिन, अभी शुरू करता हूँ। मिस्त्री अपना काम शुरू करता है और थोड़ी देर में रसोई के नीचे तहखाना बना देता है। मिस्त्री काम खत्म करके अपने पैसे लेकर चला जाता है। मिस्त्री के जाने के बाद लता एक बड़े से राशन की दुकान पर जाती है। वो दुकानदार को एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ाती है।
भैया ये पूरी लिस्ट देख लो, मुझे पूरे 1 साल का राशन चाहिए। चावल, दाल, आटा, चीनी, तेल के कनस्तर, सब कुछ एकदम बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और आज ही मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। ये लीजिए राशन के एडवांस पैसे, बाकी पैसे राशन घर पहुंचने के बाद मिलेंगे। दुकानदार पैसे लेकर खुश हो जाता है। कुछ देर बाद एक हाथी गाड़ी लता के दरवाजे पर आकर रुकती है। मजदूर बोरियां और कनस्तर उतारने लगते हैं। तारा कॉलेज से लौटती है और इतना सारा सामान देखकर हैरान रह जाती है। अरे माँ, इतना सारा राशन, ये तो पूरे साल भर का राशन लग रहा है। अचानक ये सब क्यों? तारा की बात सुनकर लता मुस्कुराती है और उसे अपने साथ रसोई में ले जाती है। हाँ, साल भर का ही है। लता रसोई में जाकर एक खास टाइल को पैर से दबाती है। अचानक फर्श का एक बड़ा हिस्सा खिसकता है और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगती हैं। रसोई के नीचे एक बड़ा सा तहखाना था। ये सब क्या है माँ? तूने ही तो कल कहा था ना कि अगर हमारी भाभी भी राशन उड़ाने वाली निकली तो क्या होगा। बस उसी का उपाय निकाला है मैंने। वाह माँ, आप तो बहुत तेज निकली। आपने तो इतना अच्छा उपाय ढूंढ निकाला है कि आपकी हालत कभी भी बड़ी मम्मी जैसी नहीं होगी। और क्या, अब हम ये सारा राशन इस रसोई के नीचे छिपा देंगे। ये बात सिर्फ हम दोनों को ही पता होगी। लता और तारा मिलकर सारा राशन, आटे की बोरियां, चावल के कट्टे, दालों के पैकेट, तेल के कुछ डिब्बे, सब कुछ रसोई के नीचे अच्छे से सजा कर रख देती है। समय बीतता है। अर्जुन और रूही की शादी हो जाती है। लता की बहू रूही घर आ जाती है। शादी के रात में लता चुपके से रसोई में आती है। वो टाइल्स को पैरों से दबाते हुए सोचती है, कल बहू की पहली रसोई है, मुझे अभी राशन लाकर रख देना चाहिए। लता रसोई के नीचे जाती है और वहां से राशन लाकर रसोई के स्लैब में रख देती है। अगले दिन जब रूही सोकर उठती है तब आज तो मैं अपने हाथ का टेस्टी खाना खिलाकर सभी का दिल जीत लूंगी। रूही लाल साड़ी में सजी धजी, हाथों में चूड़ा पहने अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए रसोई में आती है। रसोई में घुसते ही उसकी नजर स्लैब पर पड़े सामान पर पड़ती है, जहां सारा राशन, आटा, चीनी, चावल पॉलिथीन की थैलियों में रखा हुआ है। अरे, राशन तो डब्बों में होता है, यहाँ सब कुछ प्लास्टिक की पन्नियों में क्यों रखा है? शायद माँ जी मेरी मदद करना चाहती होंगी। उन्हें लगा होगा कि मुझे अभी डब्बों के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने मेरी सहूलियत के लिए बाहर से अलग से राशन मंगवाकर पन्नियों में रख दिया है। कोई बात नहीं, चलो काम तो आसान हो गया। रूही पूरी लगन से खाना बनाना शुरू करती है। वो तय करती है कि वो पूरी, सब्जी और मीठे में खीर बनाएगी। रूही खीर बनाने के लिए एक बड़ा सा बर्तन गैस पर चढ़ाती है। खीर में थोड़ा दूध ज्यादा डाल देती हूँ, इससे खीर एकदम क्रीमी और मलाईदार बनेगी, सबको बहुत पसंद आएगी। वो खीर में ढेर सारा दूध डाल देती है। उसके बाद वो कढ़ाई में पूरियां तलने लगती है, लेकिन वो टिश्यू पेपर से पूरी का तेल सोखना भूल जाती है। रूही का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रूही सबको खाना परोस रही थी। उसके खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सभी खाना खाते हैं। अरे वाह बहू, खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सच में रूही, पूरियां भी कितनी अच्छी और एकदम कुरकुरी बनी है, मजा आ गया। रघुनाथ और अर्जुन को तो रूही के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन लता का ध्यान खाने के स्वाद पर कम और खाने में इस्तेमाल हुई चीजों पर ज्यादा है। उसकी तेज नजरें खीर की गाढ़ी मलाई और पूरियों से टपकते तेल को देख रही थी। हे भगवान, इस खीर में तो इसने ना जाने कितना दूध डाल दिया और ये पूरियां, इनमें तो तेल ही तेल नजर आ रहा है। ये पक्का बहुत सारा तेल कढ़ाई में डालकर बर्बाद कर रही है। मेरा शक बिल्कुल सही था, मेरी बहू भी जानकी की बहू जैसी ही है। अगर मैंने रसोई के नीचे 1 साल का राशन तय खाने में छुपाने का फैसला ना लिया होता तो ये तो मेरा घर ही लुटा देती। क्या हुआ माँ जी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं, खाना बहुत ही टेस्टी है, मजा आ गया खाकर। सभी को खाना खिलाने के बाद रूही अपने घर के कामकाज में लग जाती है। रूही रात का खाना बनाने के लिए फिर से रसोई में जाती है। तब वो स्लैब और अलमारियों को देखती है। अभी भी सारा राशन पॉलीथिन में ही रखा हुआ था। अरे, अभी भी दाल, चावल, मसाले पॉलीथिन में रखा है। इस घर में राशन के असली डब्बे कहाँ हैं? रोज रोज पन्नियों से निकालकर खाना बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। मुझे माँ जी से पूछना ही पड़ेगा कि उन्होंने राशन के कंटेनर्स कहाँ रखे हैं। रूही रसोई से बाहर निकलकर हॉल की तरफ बढ़ती है। हॉल में लता बैठी टीवी देख रही थी। माँ जी, एक बात पूछनी थी, हमारे घर की रसोई में राशन डब्बों में क्यों नहीं है? सब कुछ पन्नियों में क्यों रखा है? मुझे पहली रसोई के लिए लगा कि आपने अलग से मंगवाया होगा, लेकिन रात के खाने के लिए भी मुझे कोई डिब्बा नहीं मिल रहा। देख रूही, तू सोच रही होगी कि मैंने रसोई में ऐसा खुला खुला राशन क्यों नहीं रखा, डिब्बों में बस थोड़ा थोड़ा ही सामान क्यों है। असल में तुझे इस घर की पूरी स्थिति अभी पता नहीं है। तेरी शादी के वक्त घर में काफी सारे पैसे खर्च हो गए थे। जी माँ जी, मैं समझ सकती हूँ।
हाँ, और अभी हमें बैंक के काफी सारे लोन के पैसे भी चुकाने हैं। अर्जुन के पिताजी की भी उतनी कमाई नहीं है और अर्जुन भी अकेला कितना करेगा, इसीलिए मैं एक बार में महीने भर का सारा राशन नहीं लाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही राशन लाती हूँ ताकि हिसाब बना रहे। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझती हूँ, मैं बहुत ध्यान से सब कुछ इस्तेमाल करूंगी। रूही ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती। वो बहुत ही सादगी से सास की बातों को समझती है और अपना काम करने के लिए रसोई में चली जाती है। अरे यार, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि घर पर इतना लोन है। माँ जी सही कह रही हैं, अर्जुन दिन रात इतनी मेहनत करते हैं। मुझे अब खाना बनाते हुए थोड़ा ध्यान रखना होगा। मुझे हर चीज बहुत हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। रूही हिसाब से थोड़ा सा राशन निकाल कर खाना बनाने लगती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन में रूही दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। रूही जाकर दरवाजा खोलती है। उसके सामने पड़ोस में रहने वाली एक गरीब औरत खड़ी थी। बहन, मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए और मेरे घर में आटा खत्म हो गया है। मुझे बहुत जरूरत है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा आटा दे सकती हो? आप यहीं रुकिए काकी, मैं अभी रसोई में जाकर देखती हूँ। रूही जल्दी से रसोई में जाती है और आटे की पॉलीथिन खोलती है। पॉलीथिन में बहुत ही थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ है। आटा तो बहुत थोड़ा सा ही है, इसमें से अगर मैंने इन्हें दे दिया तो रात के लिए रोटियां नहीं बन पाएंगी। कोई बात नहीं, बेचारी को बहुत जरूरत है, मैं रात को रोटियों की जगह चावल बना दूंगी। एक दिन चावल खाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये आटा मैं इन्हें ही दे देती हूँ। रूही वो आटा एक बर्तन में डालती है और बाहर आकर उस गरीब पड़ोसन को दे देती है। कजरी उसे ढेरों दुआएं देकर चली जाती है, लेकिन तभी लता दूर खड़ी ये सब देख लेती है। लता तेज कदमों से रसोई में आती है, जहाँ रूही चावल निकालने की तैयारी कर रही है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? अभी मैंने देखा कि तूने वो सारा आटा उस पड़ोसन को दे दिया। तूने उसे इतना सारा आटा दे दिया, अब रात को क्या बनेगा? रात की रोटियों के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। माँ जी, आटा ही तो है, बेचारी को बहुत जरूरत थी तो मैंने दे दिया। आप परेशान मत होइए, आज रात को हम रोटियों की जगह चावल खा लेंगे। चावल भी तो रखे हैं ना। लता कुछ नहीं बोलती, बस उसे घूर कर देखती है और वहां से भड़कते हुए बाहर निकल जाती है। वो सीधा अपनी बेटी तारा के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? देख रही है तू अपनी इस नई भाभी के कारनामे। एक तो मैंने इसे थोड़ा सा राशन दिया, उसमें भी उसने वो राशन दूसरों को बांट दिया। पता नहीं, अगर मैं इसे घर का राशन दे देती तो ये क्या करती? पक्का सारा का सारा मोहल्ले में लुटा देती। सच में माँ, भाभी ने ऐसा किया? हाँ, शायद मैंने रसोई के नीचे 1 साल का राशन रखकर सही किया। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन अभी धीरे बोलो वरना भाभी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तारा की बात सुनकर लता चुप हो जाती है और वो अपने कमरे में आ जाती है। अगले दिन रूही हाथ में थैला लिए बाजार में सब्जी खरीद रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक दूसरी पड़ोसन शोभा से होती है। अरे रूही, तुम भी सब्जी लेने आई हो? हाँ आंटी, बस ताजी सब्जियां देखने आई थी। मैंने तुम्हें हमेशा अक्सर सब्जी खरीदते हुए देखा है, आज तक कभी राशन की दुकान पर राशन खरीदते हुए नहीं देखा। तुम्हारे घर में राशन कैसे आता है? क्या तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो? आजकल तो सब ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। नहीं आंटी, हम ऑनलाइन कुछ नहीं मंगाते, राशन तो माँ जी ही लेकर आती हैं। पड़ोसन सिर हिलाकर अपने रास्ते चली जाती है, लेकिन रूही के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती है। रूही घर लौट आती है। बाजार से वापस आकर रूही को गर्मी लग रही थी तो वो फ्रिज से पानी निकालकर अपने लिए शरबत बनाती है। शरबत घोलते घोलते वो गहरी सोच में डूब जाती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मैंने आज तक माँ जी को बाहर से राशन खरीद कर लाते हुए नहीं देखा। ना तो वो कभी बाजार से राशन के भारी थैले लाती है और ना ही हमारे घर पर कोई ऑनलाइन डिलीवरी वाला आता है। जब सामान ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो रहा है और माँ जी बाहर से खरीद कर ला नहीं रही हैं, तो फिर ये राशन घर में आता कैसे है? आखिर माँ जी राशन लाती कहाँ से हैं? रूही इसी सोच में अपने कमरे में जाती है। तभी लता, जो अपने कमरे में बैठकर एसी की हवा खा रही थी, वो रूही को आवाज देती है। बहू, ओ बहू, जल्दी यहाँ आना। रूही लता के कमरे में जाती है। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? देखना बहू, एसी का रिमोट काम नहीं कर रहा है, शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई है। रूही रिमोट खोलकर उसकी बैटरी चेक करने लगती है और उसे बदल देती है। अच्छा हुआ बहू, तूने एसी का रिमोट ठीक कर दिया। माँ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बहू, बोल क्या बात है? माँ जी, वो रसोई में आटा खत्म हो गया है। कल सुबह का नाश्ता बनाने के लिए जो आटा था वो मैंने इस्तेमाल कर लिया है। अब कल सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ा भी आटा नहीं बचा है और चीनी भी खत्म हो गई है, तो सुबह की चाय भी नहीं बन पाएगी। अच्छा, सब खत्म हो गया? अभी भी समय है, बाहर दुकान खुली होगी। आप कहें तो मैं जाकर सामने वाली राशन की दुकान से राशन ले आऊं? नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू रहने दे, मैं खुद ही जाकर राशन लेकर आ जाऊंगी। अरे वो राशन वाला है ना, उसके चाल चलन ठीक नहीं है। राशन देने के बहाने औरतों से अजीब तरह से बातें करता है, उसका व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू एक काम कर, तू जाकर रात का खाना बना ले, भूख लगी है सबको। थोड़ी देर में बेटा भी आ जाएगा, राशन मैं खुद ही ले आऊंगी। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी।
रूही रसोई में चली जाती है, रात का खाना बनाने लगती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात के करीब 1 बज रहा था। पूरा घर शांत था। लता चुपके से अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और दबे पांव छुपते छुपाते रसोई में आती है। वो टाइल को जोर से दबाती है तो अचानक एक हल्की सी क्लिक की आवाज होती है और तभी रसोई का फर्श, जो बिल्कुल टाइल्स जैसा ही दिखता था, एक दरवाजे की तरह खुल जाता है। रसोई के नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। लता पन्नी लेकर उन सीढ़ियों से रसोई के नीचे उतर जाती है। एक काम करती हूँ, जल्दी से राशन लेकर चलती हूँ, कहीं कोई उठ ना जाए। रसोई के नीचे ट्यूबलाइट जलती है। नीचे बड़े बड़े बोरे रखे थे। लता जल्दी जल्दी आटा, चीनी, तेल पन्नियों में भरती है। आधी रात को तारा पानी पीने के लिए रसोई में आ रही थी। तभी उसकी नजर रूही पर जाती है, जो अपने कमरे से निकल रही थी। तारा जल्दी से रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई का नीचे का दरवाजा खुला हुआ है। वो जल्दी से टाइल्स दबाकर दरवाजे को बंद कर देती है। रसोई के नीचे अंधेरा हो जाता है। अरे ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? मैं अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। अरे भाभी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? रसोई के दरवाजा बंद होते ही लता काफी घबरा जाती है। तभी तारा लता को सिचुएशन समझने के लिए रूही से जोर जोर से सवाल पूछती है। तारा, तुम्हारे भैया को इतनी रात में मैगी खानी है तो उनके लिए मैगी बनाने के लिए आई हूँ। रूही मैगी बनाना शुरू करती है। वहीं रसोई के नीचे बंद होने की वजह से लता पसीने से पूरी तरबतर हो गई थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसे घुटन महसूस हो रही थी। कोई दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है, भगवान मुझे बचा ले। ऊपर रसोई में तारा को लता की हालत का अंदाजा था। अरे भाभी, इतनी रात को मैगी कौन खाता है? भैया को बोलो ना कुछ और खा ले, चिप्स वगैरह रखे होंगे वो खा ले। नहीं तारा, उन्होंने तो मुझे कहा है कि मैगी बना कर लाओ। मुझे मैगी बनानी पड़ेगी, वरना तुम तो जानती हो ना भैया को। ठीक है भाभी, आप जल्दी से मैगी बना लीजिए। रूही जल्दी से मैगी बनाती है और मैगी को कटोरी में डालकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। रूही के जाते ही तारा चैन की सांस लेती है और जल्दी से रसोई के नीचे जाने वाला दरवाजा खोलती है। रसोई के नीचे वाला दरवाजा खुलते ही लता पसीने से लथपथ, हाफते हुए और बुरी तरह घबराई हुई बाहर निकलती है। वो जमीन पर बैठ जाती है। अरे पागल लड़की, ये क्या किया था तूने? मुझे मारने का इरादा था क्या? मुझे अंदर बंद कर दिया तूने। माँ, मैंने आपको अंदर बंद नहीं किया था। वो तो रूही भाभी रसोई में आ गई थी और रसोई के नीचे जाने वाला रास्ता खुला था, इसीलिए मुझे जल्दी में दरवाजा बंद करना पड़ा। क्या रूही आ गई थी? हाँ माँ, वो मैगी बनाने आई थी। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए जो मैंने आपके सीक्रेट को बाहर आने से बचा लिया, वरना अगर भाभी को पता चल जाता तो सोचिए क्या होता। हाँ, चल अच्छा किया तूने। अब तू जा यहाँ से, मैं राशन रख देती हूँ और फिर सो जाती हूँ। लता राशन रखती है और दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन तारा की कुछ सहेलियां घर आती हैं। तारा उनसे बातें करते हुए उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। चलो चलो मेरे कमरे में बैठो, हम आज पार्टी करेंगे। मैं पास्ता बना कर लाती हूँ, फिर मजे करेंगे हम लोग। तारा रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई में पास्ता खत्म हो गया है। पास्ता तो है ही नहीं है, बाहर से पास्ता लाने में तो काफी टाइम लग जाएगा। एक काम करती हूँ, रसोई के नीचे जाकर पास्ता ले आती हूँ। तारा सीधे टाइल को दबाती है और नीचे का दरवाजा खोल लेती है। वो तेजी से अंदर जाती है और एक डिब्बे से पास्ता निकालकर बाहर आ जाती है। जैसे वो बाहर निकलकर दरवाजा बंद करती है, अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। तारा चौंक कर पलटती है। सामने लता खड़ी है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। माँ, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अभी तूने मेरी जान निकाल दी। तू रसोई के नीचे क्यों गई थी? माँ, मेरी सहेलियां आई हैं, सबको पास्ता खाना था और रसोई में पास्ता खत्म हो गया था, इसीलिए मैं नीचे से पास्ता लेने गई थी। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अगर रूही ने देख लिया तो हमारा सीक्रेट उसे पता चल जाता। अगली बार तूने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, बता रही हूँ। लता तारा को डांट रही थी, तभी रूही वहाँ आ जाती है। माँ जी, आप ननद जी की टांग क्यों तोड़ने वाली है? और आप किस सीक्रेट की बात कर रही हैं? लता रूही को देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। अरे कुछ नहीं बहू, तू तो जानती है कितनी शरारती है, बस इसे ऐसे ही डरा रही थी ताकि ये काबू में रहे। और आप लोग किस सीक्रेट की बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बहू, वो तो तेरे पति का जन्मदिन आने वाला है ना, तो हम लोग बस उसी की तैयारी के बारे में सोच रहे थे। मैं सोच रही थी कि अर्जुन और तुझे एक साथ सरप्राइज दूंगी। अर्जुन जी का जन्मदिन? उनके जन्मदिन में तो अभी पूरे 2 महीने बाकी है। तो क्या हुआ, हम लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। हाँ भाभी, मैं और माँ आपको और भैया दोनों को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन सब गुड़गोबर हो गया। रूही बात आगे नहीं बढ़ाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन लता किसी काम से जानकी के घर गई थी। तारा कॉलेज गई हुई थी और रूही घर में अकेले रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसके हाथ से एक पत्थर वाली अचार की बरनी गिर जाती है और वो उसी टाइल पर गिरती है जिससे रसोई के नीचे जाने का रास्ता खुलता है। बरनी गिरते ही दरवाजा खुल जाता है।
रूही रसोई के नीचे जाती है और रसोई के नीचे 1 साल का राशन देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ इतना सारा राशन क्या कर रहा है और माँ जी ने मुझे इसके बारे में बताया भी नहीं है। रूही ये सोच रही थी, तभी लता वहां आ जाती है। इतनी बड़ी बात छुपाने की वजह से रूही लता से गुस्सा हो जाती है। माँ जी, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आपकी बहू हूँ, बाहर से आई हुई कोई चोर उचक्की थोड़ी हूँ जो आपने ऐसा किया। तू चिल्ला क्यों रही है और ये गुस्सा किसे दिखा रही है? जो भी मैंने किया है वो सब तेरी वजह से ही किया है। मेरी वजह से? ऐसा क्या कर दिया था मैंने जो आपको ये सब करना पड़ गया? रूही गुस्से में लता से झगड़ रही थी, तभी सीढ़ियों से रूही की नंद तारा आती है। माँ, क्या भाभी को हमारा सीक्रेट पता चल गया? मुझे सब पता चल गया है तारा। अच्छा, मतलब ये बात आप दोनों को भी पता थी और आप लोगों ने मिलकर मुझसे ये बात छिपाई। मेरे पीठ पीछे इस घर में मेरे खिलाफ ये साजिश रची थी। मैं सब समझ गई हूँ। भाभी शांत हो जाइए, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं शांत हो जाऊं? रसोई के नीचे 1 साल का राशन आप लोगों ने छुपाया हुआ था और माँ जी आप मुझे बोल रही हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। हाँ, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। तू ही तो है जो हर वक्त अपना राशन दूसरों को दान करती रहती है। अगर तुझे पता होता कि हमारे पास इतना राशन है तो तू पता नहीं सारा राशन उठाकर हर किसी को दान कर देती। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। उस दिन उस औरत को बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा सा राशन दिया था। बहू, तूने पहली ही रसोई के दिन इतना सारा दूध डालकर खीर बनाई थी और पूरी कितने सारे तेल में बनाई थी बता? तूने तो आटे के साथ ही मेरा राशन उस दिन ही कितना खाली कर दिया था। माँ जी, उस दिन मैंने खीर में दूध इसीलिए ज्यादा डाला था ताकि खीर थोड़ी गाढ़ी और क्रीमी बने, सबको अच्छी लगे। और मैंने तो थोड़े से तेल में ही पूरी छानी थी, बस मैं उसे टिश्यू पेपर पर सोखना भूल गई थी। आपने मुझे बिना जाने मुझे जज कर लिया। बताइए माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? इतना कहते कहते रूही का गला भर आता है और वो बहुत रो रही थी। तुझे पता नहीं रूही, मेरी देवरानी की बहू कितना राशन बर्बाद करती है। उसकी वजह से मेरी देवरानी कितना रोती है और जब वो अपनी बहू को राशन बर्बाद करने से मना करती है तो वो मायके जाने की धमकी देती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो, इसीलिए मैंने पहले से ही तैयारी की थी। लेकिन आप किसी और को देखकर अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने आपका कितना ख्याल रखा, आपके खाने की हर फरमाइश का ध्यान रखा, लेकिन आप मेरे बारे में इतना गलत सोचती हैं। माँ जी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे बहुत बुरा लगा है आज। रूही फूट फूट कर रो रही थी। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और अर्जुन अंदर आता है। अर्जुन रूही को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर रूही, लता और तारा तीनों नीचे से ऊपर रसोई में आती हैं। तब तक अर्जुन भी रसोई में आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? आप लोगों ने रसोई के नीचे इतना बड़ा कमरा कब बनवाया? ये कमरा माँ जी ने बनवाया और आपको पता है रसोई के नीचे 1 साल का राशन रखा हुआ है। माँ जी ने मुझसे राशन को छुपा कर रखा था। माँ, राशन छुपाने की क्या जरूरत थी आपको? अरे बेटा, तेरी ये बीवी ये जब से आई है ना बस राशन लुटाने में लगी रहती है। मैंने सोचा कि कहीं ये सारा राशन ना लुटा दे, इसीलिए। ये तो बहुत गलत किया माँ आपने। ये बेचारी तो जिस दिन से आई है उस दिन से इस घर को अपना मानकर इसे कितने अच्छे से संभाल रही है और कितने प्यार से हम सबके लिए खाना बनाती है, पर इसे आपने अपनाया ही नहीं। इस बार आपने सही नहीं किया है माँ। रूही को रोते हुए देखकर और अपने भाई की बात सुनकर तारा को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ, शायद हमने भाभी को बहुत जल्दी जज कर लिया था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भैया और भाभी सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए। मैं क्यों माफी मांगू? जो हुआ सो हुआ, अब उन बातों को भूल जाओ। घर परिवार में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। लता बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चली जाती है। रूही रोती रहती है। अर्जुन उसे सांत्वना देता है। घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक घर में कोई किसी से ज्यादा बात नहीं करता। रूही चुपचाप अपना काम करती है और लता भी उससे आंखें चुराती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन शहर में भयानक आंधी तूफान आता है। बाहर आसमान काला हो चुका था। अरे बहू, जल्दी से कपड़े लेकर आ, बहुत तेज बारिश होने वाली है। जी माँ जी, मैं छत पर कपड़े लेने ही जा रही हूँ। रूही छत से भागकर कपड़े उतार कर लाती है, लेकिन तब तक झमाझम बारिश होने लगती है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगातार 4-5 दिन तक मूसलाधार बारिश होती है। सड़कों पर पानी भर जाता है। घर के अंदर भी सीलन आने लगती है। 5वें दिन पानी थोड़ा कम होता है। तारा टीवी पर न्यूज देख रही थी। माँ देखो ना, न्यूज में दे रहा है कि पानी जो है वो राशन की दुकानों में भी चला गया है। लोगों के घरों में राशन सड़ गया है। अभी तो बाहर से कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं। अच्छा हुआ माँ जो आपने रसोई के नीचे 1 साल का राशन रखा हुआ है। कम से कम हमारे पास तो खाने को है। हाँ, हमें भी चलकर देखना चाहिए कहीं वो खराब तो नहीं हो गया।
पूरा परिवार रसोई की तरफ दौड़ता है। लता कांपते हाथों से टाइल दबाती है, नीचे का दरवाजा खुलता है। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रसोई के नीचे थोड़ा पानी आ गया था, लेकिन राशन भीगा नहीं था। अरे बेटा, हमारा राशन बाल बाल बच गया। ये पानी से भीगे उससे पहले चलो इसको जल्दी से ऊपर लेकर चलो। अर्जुन, रूही, लता और तारा सब मिलकर सारे राशन के बोरों और डिब्बों को ऊपर हॉल में खींच कर लाते हैं। सारा राशन सही सलामत देखकर लता को बहुत खुशी होती है। हॉल का दरवाजा खुला था, तभी वहां से पड़ोस की एक औरत गुजरती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो खुले दरवाजे से अंदर झांकती है। माँ जी थोड़ा सा राशन हमें दे दीजिए। मेरा बच्चा 4 दिन से भूखा, घर में पानी भर जाने से सब बह गया और अगर उसे खाना नहीं मिला तो वो मर जाएगा। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। लता कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप अपने राशन को देख रही थी, लेकिन इतने दिन से चुप रहने वाली रूही अब आगे आती है। माँ जी, भगवान जी ने हमारा राशन खराब होने से बचा लिया, वरना आप सोचिए अगर ये भीग जाता तो हमारा कितना नुकसान हो जाता। भगवान ने हमारी मदद की है। मुझे लगता है कि हमें अब दूसरों की मदद करनी चाहिए। अभी लोगों को राशन की बहुत जरूरत है। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है। आप टीवी में देखिए कितने गरीब लोग हैं जो बारिश की वजह से भूख से बेहाल हो रहे हैं। लता रूही की तरफ देखती है। उसके दिमाग में एक कश्मकश चल रही थी। वो रोती हुई राधा की तरफ देखती है और फिर अपने राशन की तरफ और फिर अपनी बहू की तरफ। उसका दिल पिघल जाता है। तो सही कह रही है बहू, हमारे पास इतना सारा राशन है। अगर हम ऐसी हालत में दूसरों की मदद करते हैं और हमारे राशन से किसी भूखे का पेट भरता है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। तुम राधा को राशन दे दो और हम लोग बाकियों को भी राशन देने चलते हैं। लता की बात मानकर रूही राधा को जरूरत भर का राशन दे देती है। फिर लता, रूही, अर्जुन और तारा मिलकर जल्दी जल्दी अपने राशन को पन्नियों में भरते हैं। वो बाहर पानी में खड़े लोगों को राशन बांटने लगते हैं। अरे वाह, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हो। भगवान आपका भला करे माँ जी, आपने हमारी बच्चों की जान बचा ली। लोगों की दुआएं सुनकर लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो पलटकर रूही को देखती है जो मुस्कुराते हुए लोगों की मदद कर रही थी। मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है। मैंने दूसरों की बहू को देखकर उस पर शक किया और उसे इतना दर्द दिया, लेकिन आज उसी की समझदारी से हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। राशन बांटने के बाद सब घर के अंदर आते हैं। लता रूही के पास जाती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। तू इस घर की लक्ष्मी है। आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। रूही अपनी सास के गले लग जाती है। अर्जुन, रघुनाथ और तारा मुस्कुराते हुए ये सब देखते हैं। अब राशन रसोई के नीचे नहीं बल्कि रसोई में डिब्बों में रहने लगा था। रसोई के नीचे अब कोई कमरा नहीं था। लता रूही पर भरोसा करने लगी थी। रूही के दिल में भी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। रूही के ससुराल में अब सब रूही से प्यार करते और उस पर भरोसा करने लगे थे।